हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के सारे पार्ट वाइज लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे सीरीज में। तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। तो अब ये पार्ट 1 इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके पहले एक और वीडियो आ चुका है जिसमें इंट्रोडक्शन था। तो इसमें पार्ट 1 इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि हम पार्ट वाइज चलेंगे, क्योंकि एज वी नो इंडियन पॉलिटी कंसिस्ट ऑफ 22 पार्ट्स। तो हमारे वीडियो सीरीज के भी 22 पार्ट्स होने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है हमारे वीडियो का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 कहाँ है, पार्ट 4 कहाँ है। तो अगर आपको पार्ट 1 सर्च करना है तो आप पार्ट 1 सर्च करिएगा, उसमें जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद पार्ट 2 में जितने आर्टिकल्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, पार्ट 3। और ऐसे ही हमारे 22 पार्ट्स आएंगे जिसमें हमारा पूरा इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रिएम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेज है, प्रिएम्बल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो इस constitution का बेसिकली मतलब है, इसमें ये बताया गया है कि हमने जो जितने भी, जैसे कि हम जानते हैं, सारे स्टेट्स थे बिफोर द ब्रिटिश एरा, ये सारे बिखरे हुए थे। उत्तर प्रदेश अलग था, उत्तराखंड अलग था, जम्मू कश्मीर अलग था। तो ये बेसिकली स्टेट्स थे। तो हमने क्या किया, इनको मिलाया, इनको कोलेबोरेट किया, इनको यूनाइट किया। तो इसका मतलब है कि हमने इन सारे स्टेट्स को मिला के जो एक स्टेट बनाया, उसको हमने भारत बोला, उसको हमने इंडिया बोला, उसको हिंदुस्तान बोला। तो इसमें यही बताया गया है कि अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसमें यही बताया गया है कि इसमें जो 3 वर्ड्स जो याद रखने वाली चीज है, जो जो 3 वर्ड्स ऐड किए गए वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो ऐड किए गए थे, वो है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी को यहाँ पे रिप्लेस किया गया फ्रेटर्निटी से। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए थे, ठीक है ना। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोवरेन क्या होता है। सोवरेन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का हमारे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, हम किसी भी कंट्री के दबाव में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि आपको सब लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी क्रीड का हो, कोई भी उसका कलर हो, आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। उसके बाद है आपका सेक्युलर। तो सेक्युलर का मतलब होता है इंडिया में जितने भी रिलीजन्स हैं उन सबको हमें इक्वली ट्रीट करना है, और उनका इक्वल स्टेटस है, और उनको इंडियन स्टेट की तरफ से इक्वली मदद की जाएगी, है ना, इक्वली हेल्प किया जाएगा, एक समान ही माना जाएगा। उसके बाद आपका आता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो आपकी पब्लिक है उनका, उनके द्वारा और उनके लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है रिपब्लिक। तो इसका मतलब होता है, जैसे कि और सारी कंट्रीज में आपने देखा होगा, जैसे कि ब्रिटेन में क्या है, जो सबसे हेड ऑफ द कंट्री होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो उनकी रॉयल फैमिली से बनता है। तो रॉयल फैमिली से बनने का मतलब है कि और किसी भी जनरल पब्लिक को वो अधिकार या फिर वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा कि वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन सके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट बनता है इंडिया का, वो हम सब में से ही कोई एक चुन के बना जाता है, ठीक है ना। वो उनका जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है कोई भी इंसान हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, अगर उसने क्राइम किया है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, या फिर कोई भी क्रिमिनल हो, क्रिमिनल, तो इसमें क्या है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने क्राइम किया है तो आपको सजा बराबर ही मिलेगी, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों बिलोंग ना करते हो। और इसमें जो 3 जो जस्टिस के जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो ये है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस मींस रिलेटेड टू कास्ट, क्रीड और रेस, है ना। और इकोनॉमिक जस्टिस मींस पैसे से रिलेटेड जो भी होता है, और पॉलिटिकल जस्टिस आपका जो होता है आपका जगह से रिलेटेड है ना। तो उसके बाद हम चलते हैं आपका लिबर्टी। लिबर्टी का क्या मतलब होता है, लिबर्टी का मीन्स होता है यहाँ पे आज़ादी, ठीक है ना। तो लिबर्टी मीन्स होता है कि आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा, और आपको पूरा अधिकार है, आप अपनी लाइफ को जैसे आप चाहें वैसे जी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इक्वालिटी।
इक्वलिटी का मतलब वही, जैसे कि लगभग आपको अब तक लग रहा होगा सारे वर्ड्स लगभग सेम है, बट थोड़ा थोड़ा अंतर है, इनका मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो इक्वलिटी का मतलब है यहाँ पे कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी भी कोई भी अगर बड़ा इंसान है तो उसको अलग से कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, या फिर कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मिलेगी। तो जो सुविधा अगर यहाँ पे आपको जज करनी है कि किसके बिहाफ में मिलती है, बस वो यही है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी फैसिलिटी या कोई भी प्रिविलेज मिलेगा, मतलब एडिशनली कोई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है लास्ट में फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि ब्रदरहुड, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, इंटीग्रिटी, भाईचारा, ठीक है ना। चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं, आगे अपने पार्ट्स डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, ये सारी दुनिया का जितने भी कंट्रीज अर्थ पे प्रेजेंट हैं, ये उन सब का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, है ना, और 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। जब ये बना था उस टाइम पे, उसके बाद क्या हुआ कि अब तक एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो अब इसका ये क्या हुआ, ये कुछ जो अमेंडमेंट्स किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, तो उससे क्या हुआ, इंक्रीज होके जो 395 आर्टिकल्स थे वो 448 हो गए, है ना। उसके बाद जो पार्ट्स थे हमारे पास 22 वो 25 हो गए, और जो शेड्यूल्स थे 8 शेड्यूल्स वो 12 शेड्यूल्स हो गए। जैसा कि हम जानते हैं कि 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अब तक, है ना, और उसके बाद ये जो 104 अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये जो लास्ट रिपोर्ट है वो 25 जनवरी 2020 की है। जैसा कि आप सब जानते होंगे लास्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट अमेंडमेंट कौन सा है, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का मतलब होता है ये देश, ये जो हमारा देश है जिसको हम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान बोलते हैं, बिखरे हुए स्टेट्स थे, इनको जो है मिलाया गया है, इनको एक्यूमुलेट किया गया है और फिर एक साथ बांधा गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन मीन्स यूनिटी, यूनिटी मीन्स कलेक्शन, ठीक है। तो यूनियन और उसकी कुछ टेरिटरीज। तो अब इसमें 4 आर्टिकल्स हैं जैसा कि हम जानते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो अब याद रखिएगा पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। चलिए आर्टिकल 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में क्या है, डिफाइन किया गया नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसमें नेम्स बताए गए हैं उन टेरिटरीज के, उन यूनियंस के, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इंडिया डेट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें बताया गया है इंडिया, जिसको कि हम भारत बोलते हैं, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, माने कलेक्शन ऑफ स्टेट्स होगा। यूनियन एंड टेरिटरीज या फिर जो स्टेट्स जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं वो वैसे ही इसमें दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शाल कंप्राइज। अब इसमें टेरिटरीज के अंदर क्या क्या होगा, द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, इसमें क्या होगा, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स होंगे। द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और जो यूनियन टेरिटरीज जो फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई हैं वो होंगे, और बिल्कुल वैसी ही यूनियन टेरिटरीज इसमें आ सकती हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आपको स्पेसिफाई की गई हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये मैप है जिसमें कि सारी यूनियन टेरिटरीज आपको दिख रही हैं। अब जानते हैं कि लद्दाख को भी अब यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और ये सारे स्टेट्स हैं। अब आप देख सकते हैं ये सारे स्टेट्स पहले ऑलमोस्ट जो है वो सारे अलग अलग थे, अलग अलग थे, इनको बाद में कलेक्ट किया गया, मिलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो कलेक्शन के बाद ये एक पूरा जो आकृति बनी आपके सामने, जो एरिया, जो रीजन जो फॉर्म हुआ, उसको हम बोलते हैं भारत या फिर इंडिया, ठीक है। जैसे ही आपके पॉलिटी में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भारत, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल 2 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 2 में आता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन मीन्स होता है कि आप अपने स्टेट्स में या फिर अपने रीजन में किसी भी नए स्टेट को या तो एडमिट कर रहे हैं, एडमिट मीन्स जोड़ रहे हैं, या फिर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस्टेब्लिश का मतलब होता है कि नए स्टेट्स को फॉर्म करना। अब नए स्टेट्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं, आप क्या करेंगे कि आपके जो पुराने स्टेट्स हैं उनको ब्रेक कर दें, ठीक है, उनको ब्रेक करके उसमें से 2 स्टेट्स बना दें, ठीक है ना। चलिए तो इसमें क्या बताया गया, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो पार्लियामेंट जो है वो अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगे, कि अगर जो सारी कंडीशंस जो आपको आर्टिकल 1 में दी गई हैं वो अगर उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करता है तो न्यू स्टेट जो है वो फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 2A के अकॉर्डिंग सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, ठीक है। सिक्किम को जो जोड़ा गया था वो आर्टिकल 2A की मदद से ही या फिर 2A के अकॉर्डिंग ही जोड़ा गया था, ठीक है।
उसके बाद आर्टिकल 3 देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। फॉर्मेशन ऑफ एरिया माने कोई भी नया स्टेट आप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अल्टर कर रहे हैं, अल्टर मीन्स उसका एरिया कम ज़्यादा कर रहे हैं या फिर उनकी बाउंड्रीज को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पुराने स्टेट्स की। अब हम बात करेंगे पुराने स्टेट्स के एरिया की बाउंड्रीज को ही आप घटा बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या आएगा आपका, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, किसी भी टेरिटरी को वो आप स्टेट से या फिर किसी भी पार्ट को स्टेट से वो अलग कर सकती है, ठीक है, और बाय यूनाइटिंग या फिर किसी भी दो स्टेट्स को या फिर टेरिटरीज को जोड़ सकती है, उनको एक नाम दे सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया जो है वो कम कर सकती है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, जो बाउंड्रीज हैं उनको कम कर सकती है या फिर चेंज कर सकती है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और उनके जो एरियाज हैं और उनके जो नेम्स हैं उनको वो चेंज कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, है ना, वो हेड ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं या फिर फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। तो जो भी अमेंडमेंट्स किए जाएंगे स्टेट्स में या टेरिटरीज में, वो केवल उनके ही बेहाफ पे किए जाएंगे। जब तक वो अपनी सहमति नहीं देते या फिर अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते तब तक नहीं किए जाएंगे वो, ठीक है ना। और इसमें एक रूल है कि आप लोअर हाउस या अपर हाउस में कोई भी बिल पास करा के आप ये अल्टरेशन नहीं कर सकते। ओनली इट कैन बी डन विद रेफरेंस टू मिस्टर प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। चलिए इसमें यही पूरा बताया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी बट इन द प्रोविजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट होता है उसके अंदर यूनियन टेरिटरी आती है ना, पर ऐसा प्रोविजन में या फिर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये नहीं कहा गया है कि स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी आ सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो क्या है। अब इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो जैसे कि आपको क्लॉज ए में बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी नई स्टेट फॉर्म कर सकती है या फिर कोई भी नई यूनियन टेरिटरी फॉर्म कर सकती है। कैसे फॉर्म कर सकती है? बाय यूनाइटिंग एनी स्टेट, कि वो किसी भी स्टेट को अलग कर सकती है, ठीक है, या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी को अलग कर सकती है। क्यों अलग कर सकती है? ताकि वो नए स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी फॉर्म कर सके, ठीक है। आर्टिकल 4 देख लेते हैं। आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental incidental and consequential matters। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप चेंजेस करेंगे, है ना, जैसे कि आपने कोई नया स्टेट फॉर्म किया तो अब क्या होगा कि शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में भी चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जब वहाँ पे आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि आपने एक नया स्टेट फॉर्म कर दिया तो अब आपको वहाँ पर एक लेजिस्लेशन भी स्टार्ट करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे सीट्स भी आपको एलोकेट करनी पड़ेगी एमपी एमएलएस की, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ऑटोमेटिकली शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रोविजंस एज द रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट इन द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट और स्टेट्स अफेक्टेड बाय सच लॉ, ठीक है, जो कि हमने लॉ बनाया, ठीक है, एज पार्लियामेंट में डीम नेसेसरी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों का जो वहाँ पे लोग रहेंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो इसलिए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी जो है वो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये पार्ट, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 के संग हम आएंगे, उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।